नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है। चुनाव में 4-5 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण का खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। फूट डालो और राज करो की राजनीति को भले ही अंग्रेजों की देन माना जाता रहा हो, लेकिन इस वक्त उस विरासत को बीजेपी ने बखूबी कहें तो संभाल लिया है। चुनाव के पहले ही हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलितों इन सब की बातें खूब हो रही हैं और ताजा उदाहरण मथुरा में दिखा है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है दोस्तों कि इससे प्रभावित लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास किया जाएगा, यानी जो लोग इन चीजों के व्यापार से जुड़े थे अब उनके लिए रोजगार या व्यापार के नए विकल्प ढूंढे जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक भी है और वहां भी मवेशी वध को रोकने के लिए हाल ही में एक कानून बनाया गया है, स्लॉटर कानून जिसे कहा जा रहा है। और उधर असम में भी, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, और वहां भी इसी महीने मवेशी संरक्षण विधेयक पारित हुआ है। मवेशियों के संरक्षण के नाम पर बने हुए इन कानूनों से मवेशियों को कितना भला होता है, ये तो आप जब सड़कों पर आवारा घूमती हुई गायों को या बैलों को देखते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि कितना उन लोगों को भला हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि गौ रक्षा की आड़ में बीजेपी अपने वोट बैंक की रक्षा खूब कर लेती है। तो आज न्यूज पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे कि बीजेपी का पशु प्रेम चुनाव से पहले क्यों जाग गया है। मांस मदिरा को बेचने पर रोक के बहाने क्या योगी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, और सवाल यह भी है कि ओवैसी और मायावती जैसे नेताओं का इस मामले में क्या स्टैंड होगा, क्या स्टैंड है। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो इस वक्त तक हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं। आप सबका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारे साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में सबका अलग अलग कमेंट भी आ रहा है। लिमाडिया है, जावेद इकबाल जुड़े हुए हैं, एन खान जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं, महेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं, एहसान शेख जुड़े हुए। तमाम साथियों, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले ओवैसी साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर स्लॉटर कानून को लेकर के क्या कुछ कहा है, इसे सुन लेते हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे मथुरा, जहां पर कल जन्माष्टमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, और वहीं से आगे हम अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। हुकूमत है और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली? वहां पर पूरा बीफ बैन कर दिया। हर खुरैशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं है, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तनकीद करना। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फुला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं। और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमा। तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज कर्नाटक के दौरे पर थे। उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीफ बैन को लेकर के जो कुछ कहा है और उनकी पार्टी कैसे अपने लोगों को, उनके शुभचिंतकों को मजबूत करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, और बीफ बैन को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, ये अभी आपने सुना। लेकिन ये बैन एक तरफ कानून में तब्दील हो चुका है कर्नाटक में, दूसरी तरफ इसी महीने हम देख रहे हैं कि असम
ने भी कानून पारित कर दिया है और इधर अब एक मथुरा और वृंदावन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है बीजेपी के लिए। और आप याद कीजिए कि एक नारा, एक स्लोगन इनका रहा है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या ये नारे की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए, मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर बीफ कहें या मांस कहें, बीफ छोड़ दीजिए, बीफ तो दूसरी बात हो गई, लेकिन मांस और मदिरा के बैन पर जो चर्चा हो रही है और वहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो कुछ कहा है, आइए उसे सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो यहां पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहां पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो सुना आपने, द्वापर युग का स्मरण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें होंगी और जो जिन लोगों का ये रोजगार जो है, यानी कि मांस और मदिरा बेचने का रोजगार, वो छिन जाएगा, तो उनको दूध बेचने की सलाह दे रहे हैं। छोटे छोटे जो कियोस्क होंगे, जो छोटी छोटी गुमटियां होंगी, उसमें अगर दूध बेचते हुए ग्वालों की तरह अगर ये दिखाई देंगे, ग्वाला वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया लेकिन मैं यूज कर रहा हूं थोड़ा आपको समझाने के लिए और इस कार्यक्रम की भूमिका को आपके सामने रखने के लिए। तो आप सोचिए कि उस द्वापर युग के जो मथुरा था, वृंदावन था, वैसा यहां दिखाई देगा। सवाल ये उठता है, जयशंकर जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा। सवाल जयशंकर जी ये है कि बीजेपी कभी सतयुग की बात करती है, कभी द्वापर युग की बात करती है। ऐसे बता दूं कि ये कहा जाता है, ये मैथोलॉजिकली कहा जाता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग, ये तमाम युग जो अलग अलग जी चुके हैं लोग, और हम अभी कलयुग में हैं। त्रेता युग भी जी चुके हैं, और मतलब ये धरती की सृष्टि का एक अलग जो अलग अलग पैमाना, अलग अलग ढंग से लोगों ने उसकी रचना की है, हमारे पुरखों ने, उस हिसाब से, और खासकर मैथोलॉजी में वहां सतयुग है, फिर द्वापर युग है, त्रेता युग है और कलयुग है। तो हम कलयुग में हैं, लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा लगेगा कि जब हम द्वापर युग की उस पृष्ठभूमि में रहेंगे। ये बार बार पीछे जाने, आगे एक तरफ तो विकास की बात आप करते हैं, दूसरी तरफ आप पीछे दिखाने की बात करते हैं, पीछे ले जाने की बात करते हैं। सतयुग में आप लेके जाते हैं, राम के पास लेके जाते हैं, कभी द्वापर युग में, कभी त्रेता युग में। ये क्या है? थोड़ा सा इस राजनीति को समझना चाहता हूं जयशंकर जी आपसे। नहीं, इसमें ये तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, हम लोग पहले भी इस तरह की बातें करते रहे कि अब ये धीरे धीरे अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव ना तो ठीक है, चुनाव होगा नहीं होगा तो अलग बात। उनका जो एजेंडा है सीधा सीधा, उस पर बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। छिटपुट घटनाएं हैं, छिटपुट बयान है, कभी किसी शहर का नाम बदल दिया, कभी इस तरह की बातें कर दी। अभी आपने देखा होगा कि साहब वो मध्य प्रदेश में किसी ठेला लगाने वाले को पीट दिया लोगों ने, और फिर कोई कबाड़ी वाला था, उसे जय श्री राम के नारे लगवाए, उसका तो सब तोड़ दाड़ के फेंक दिया। एक कोई डोसा बेच रहा था, कोई हिंदू नाम रख लिया था अपना उसने, तो उसको वो इसलिए पीटा कि साहब तुम हिंदू नाम रख करके, मुसलमान होते हुए हिंदू नाम रख करके कैसे डोसा या दुकान कैसे चला सकते हैं, उसके तोड़फाड़ कर दिया, बेच दिया।
और अभी आज जो है एक नई घटना आज देखने को मिली है कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसी नई दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत ही भड़कीले भाषण दिए गए थे एक खास समुदाय के खिलाफ, और उसमें पुलिस ने केसेज भी किए थे। कोर्ट अदालत ने उसमें जमानत की उसकी जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया था। आज वो जो मुख्य उसमें अभियुक्त पिंकी चौधरी नाम का कोई आदमी, वो गाजे बाजे के साथ जाकर के पुलिस में उसने सरेंडर किया और लोगों के कंधे पर सवार होकर के बैठ करके, और पुलिस जो है अगल बगल में जैसे स्वागत कर रही है या एहतियात बरत रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ जाकर के उसने किया। तो इस तरह के जो दृश्य हैं ये लगातार जो है, अब वो देखिए इसमें जो जैसे मांस और मदिरा पर रोक लगाई है, अब इसके बाद फिर अयोध्या काशी भी है, फिर जितने सार सब अपना अपना एजेंडा है। उसमें एक एजेंडा तो यह है कि प्रोवोकेशन हो, किसी बहाने उस बहाने झगड़ा हो, दंगा हो, उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। दूसरा, अगर आप मतलब इसके अगर इकोनॉमिक पक्ष की तरफ जाएं, अगर थोड़ा ध्यान दें उस पर, ये रिसर्च की बात भी हो सकती है कि जो जो परंपरागत धंधे रहे हैं अल्पसंख्यकों के पास, खासतौर से मुसलमानों के पास या दलित जातियों के पास, उन पर चोट की जा रही है, उनको धीरे धीरे उनसे अलग किया जा रहा है। अब आपको इतना गाय का प्रेम है, अपना इतना जानवरों से प्रेम है, मतलब आज तो बहुत मन दुखी है। जो हमने अभी देखा सोशल मीडिया पे जो वीडियो देखे, वो उन्नाव में एक जो गाय गौशाला है उसमें गाय कैसे तड़प तड़प करके जान दे रही हैं, मर रही हैं। कोई उनका पुख्ता हाल नहीं है, कोई उनको खाने पीने की व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है, मरी पड़ी है वहां पे। तो ये गो भक्त सरकार, गो भक्त, गो रक्षक, जो भी आप कहिए, गो संरक्षक जो भी हैं आप, उनकी निगाह उसमें नहीं है, क्योंकि आपको गाय से या किसी जानवर से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो आपका एक राजनीतिक अस्त्र है, राजनीतिक हथियार है, जिसको आप इस्तेमाल करके करना चाहते हैं। आपको याद होगा, पता नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में ये कहा था कि भाई हम यहाँ गोमांस की आपूर्ति कम नहीं होने देंगे, कर्नाटका से ला करके गोमांस यहाँ सप्लाई करें। और वही पार्टी आज कर्नाटका में कह रही है कि हम वहां पे भी के उस पर बैन लगाएंगे। केरला में आपने कहा कि बेहतरीन किस्म का गोमांस परोसेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ, अभी देखिए मणिपुर में ये वही जाकर के बोलेंगे ये। मतलब आप ये भी देखिए कि एक बार जब कोई बात आई थी यही गोमांस को लेकर के, तो हमारे मित्र हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कुछ उस पर बयान दिया था, उसके प्रतिबंध के पक्ष में उन्होंने कोई बात कही। तो एक दूसरे मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, किरेन रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम गोमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़। तो एक तरफ आपकी एक भाषा, एक तरफ गाय हमारी माता है और दूसरे हमारा दूसरा भाई अरुणाचल में उसको खाता है। तो आपकी अगर जरा सा भी उस पर ये होती, जरा सा भी गाय माता से आपका प्रेम होता, तो आप किरण रिजिजू को समाप्त करते, एक्सप्लेनेशन पूछते, या केरला की यूनिट से या गोवा की यूनिट से पूछते कि भाई आपने ऐसा वादा क्यों किया, आपने क्यों कहा लोगों से कि हम बेहतरीन किस्म का गोमांस परोसेंगे। और ये जो कह रहे हैं आपकी जो दूध और क्या काम दे देंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, कितने लोगों की क्या व्यवस्था की आप? अब जिनको मान लीजिए जो मांस और मदिरा का सेवन करने के आदी हैं लोग, अगर उन शहरों में है या उन इलाकों में है, उनके लिए क्या विकल्प करेंगे योगी जी? तो मतलब सीधी सी बात, लेकिन इनके सोच समझ से परे की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिक्षा वगैरह रही नहीं है, जानकारी उतनी है नहीं उस ढंग से। त्रेता युग में क्या था और द्वापर युग में क्या था और कौन क्या खाता था, कैसे राम के लिए जो हमारे यहाँ लोग गीतों में प्रचलन है कि वो कैसे कौशल्या जो है वो हिरण और हिरणी का जो है कि वो हिरणी कहती है कि हमारे हिरण को मत मारिए और तो मांस भले ही ले लीजिए, हमको उसकी खोल ही दे दीजिए। तो कहती है, रानी कहती है कि नहीं, इसका मांस तो खाएंगे लोग, लेकिन उसका जो उसकी खोलड़ी है
उसे झलड़ी बना करके ये कर देंगे और उसे वो हमारे रामलला खेलेंगे। तो त्रेता युग में था। दुर्गा जिस युग में रही होगी, काली जिस युग में रही होगी, हमारी जो देवी देवताएं देवता है, तो अब उन युगों में भी तो सब लोग खाते रहे पीते रहे। उस समय गेहूं और धान और मक्का तो नहीं था। तो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक तो बनना पड़ेगा इस मामले में। देखिए, मैं विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर मानता हूं। माफी मांगा था उन्होंने आजादी के आंदोलन में, जेल में रहे, अंडमान में सिल्वर जेल में किच्चों के अंदर कैद रहे, उससे तंग आकर उन्होंने माफी मांग ली थी और उनको वजीफा भी मिलता था अंग्रेज सरकार से। लेकिन एक बात में मैं मानता था, जरूर उनका प्रशंसक हूं मैं, वो साइंटिफिक सोच रखते थे। वो कहते थे कि भाई देखो ये सब बाकी बकवास है, ये गाय के पैर पे तुम्हारा हिंदू राष्ट्र खड़ा होगा और ये होगा, तो गाय हमारी माता, ये सब कुछ नहीं है। गाय एक भोज्य पदार्थ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, जानवर है। तो अगर वो सोच है, लेकिन चूंकि आप सुविधा के अनुसार अपने सोच को बदलते रहते हैं, आपको जहां मुफीद बनता है, जहां लगता है कि इससे हमारा कुछ काम, राजनीतिक काम बन जाएगा, वहां उसका आप सपोर्ट कर लेते हैं, उसका बात कर लेते हैं, और जहां लगता है कि नहीं तो फिर उसको आप इग्नोर भी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है। देखिए, हम बार बार इसी बात पर हमारा एम्फेसिस रहा है, लगातार हाल की चर्चाओं में भी रहा है कि चूंकि आपके पास 4.5 साल में विकास कार्य क्या आपने किया है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आपने मजबूत किया या बदतर किया है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है, यह बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे मुरली मनोहर जोशी ने एक बार कुछ पूछा ना किसी ने कि मोदी जी को आप कितने नंबर देंगे, तो कहा कि जब पूरी कॉपी ही ब्लैंक है तो उसमें हम नंबर कहां से देंगे। तो अगर आपके खाते में पूरा ब्लैंक है तो आपके लिए फिर यही है कि इसी तरह का कुछ करिए जिससे कि दंगे भड़के, कुछ उत्तेजना फैले, माहौल में ऐसा हो, नफरत का बाजार गर्म हो, और उससे हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे अपना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाए। तो कोशिश तो यही है, लेकिन ये सिर्फ एक चुनाव की कोशिश नहीं है। दिन ब दिन आप देखिए, जैसे हम, ये भी एक बात है, आप देखिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि धर्म के नाम पे जब इस तरह की बातें होंगी, धार्मिक कट्टरता को जिस तरह से बढ़ावा मिलेगा, तो धर्म अपने लोगों पे पहले अटैक करता है। तालिबान अफगानिस्तान में हिंदुओं को नहीं मार रहा है, ईसाइयों को नहीं मार रहा है। अमेरिका से उसका विरोध होगा तो अमेरिका से करता होगा, लेकिन अपने अंदर के लोगों को मार रहा है, मुसलमानों को मार रहा है। पाकिस्तान में भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो भी, या कश्मीर में आते हैं तो किसको मारते हैं, कौन सुनाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, जो अपने को बताते हैं, तो हिंदू में उनके यहाँ जो है वो बाकी जातियां तो शामिल ही नहीं होती है ना। जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां, आदिवासी लोग हैं। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के नीमच में एक आदिवासी युवक को ट्रक के साथ बांध करके उसको जमीन, सड़क पर रगड़ते हुए खींचा गया, उसकी जान चली गई, ये किस समाज में हो रहा है? हमारे हिंदू समाज में ही हो रहा है ना। यही हिंदुत्व के कथित लंबरदार है ना। तो सवाल ये नहीं है कि आप मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आप ईसाइयों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ क्या कर रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत बड़े वर्ग को, बहुत जो 60% से 80% तक की जो आबादी है, उसको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में जो सोच आपका है, मनवादी सोच है, वो चित्पावन ब्राह्मण वाला सोच है आपका। उस सोच के आधार पर आप हिंदू समाज को गठित करना चाहते हैं। ये साफ खुल करके बोलने की आप में हिम्मत भी नहीं होती। तो बात दरअसल वही है, एजेंडा वही है। उसी एजेंडे के तहत वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका विरोध नहीं हो रहा है। जिस ढंग से विरोध होना चाहिए, राजनीतिक विरोध होना चाहिए, अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ, हमारा क्या लेना है। कर्नाटका में हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो काशी वालों को क्या लेना देना है, काशी में हो रहा है तो इलाहाबाद वालों को क्या लेना है। तो ये जो बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप कभी होता नहीं। जैसे गुजरात में जब दंगे हुए थे, हम बार बार सवाल करते थे कि भाई वहां के गांधीवादियों ने क्या किया। कोई गांधीवादी निकल कर सामने आया था क्या कि पहले मुझे मार लो, फिर जाकर के किसी और के घर को जलाना या किसी और को मारना। क्योंकि सेकुलर ताकतें कमजोर होती जा रही हैं, या चुप हो या खामोश बैठी हुई हैं, विरोध करते हैं, अपने ढंग से ट्वीट कर दिया, कभी लिख दिया, कभी कुछ पढ़ दिया। तो उसको देखते हुए इनका मन बढ़ रहा है। और चूंकि आगे आने वाला समाज जो है कैसा होगा, ये बहुत भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। मतलब इसमें कहने वाली बात नहीं है
कि हम किसी न किसी रूप में अगर इसी तरह के एजेंडे को फॉलो करते रहेंगे तो हम सिविल वार की तरफ जाएंगे और कोई उपाय नहीं करता। जी राजीव। बिल्कुल। तो क्या एक एजेंडा तय किया जा रहा है इस चुनाव का, यानी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, या अन्य 5 राज्यों के जो चुनाव हैं जिसमें उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है, इन राज्यों में चुनाव में बीजेपी अपना एजेंडा तय कर रही है और उस एजेंडे के तहत मथुरा से जो घोषणा, मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए जो घोषणा कल की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि मांस और मदिरा का यहां पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू किया जाता है और अब द्वापर युग की तरह मथुरा वृंदावन रहेगा, जहां पर दूध बेचे जाएंगे और जो लोग इस व्यापार से, यानी कि मांस और मदिरा के व्यापार, शराब और मांस के व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग अब दूध बेचे तो ज्यादा अच्छा है, उनके पुनर्वास की भी योजना बनाई जा रही है। सीधा आना चाहूंगा दिनेश जी आपके पास, क्या ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है? क्या कहेंगे आप इसको? आप जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं बीजेपी के लिए, दोनों जगह पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। जी राजीव जी, आपकी और जयशंकर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये यकीनन एक एजेंडा है वो उनको, और जब हम पहले भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे थे तब भी मैंने एक बात कहा था कि भाई ये जातीयवादी समीकरण तो कुछ और है, इनको भी और कुछ खेल खेलने हैं होंगे, और ये उस खेल की एक झांकी भर है अभी कि उनने जो ये 2 मुद्दे, 2 बातें कही है। देखिए, हम पिछले सदी में थे, 20वीं सदी में तो हमारे एक नेता हमसे 21वीं सदी के सपने के बारे में बात कर रहे थे कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो। और आज हम इस सदी में जो है वो, कभी हम 7वीं सदी में जाते हैं, कभी हम 1857 में जाते हैं, कभी हम 1925-26 में जाते हैं। कुल मिलाकर के हम पीछे ले जा रहे हैं, और योगी जी तो हमें द्वापर में ले जा रहे हैं, ये तो बहुत बहुत ही पीछे ले जा रहे हैं योगी जी हमें। तो ये इनकी और जब इन लोगों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जब जो बहुसंख्यक समाज है उसको आप बिल्कुल निरंकुश बनाना चाहते हो और वो उसको आप इस हैसियत में कर देते हो कि भाई हमारी ही मनमानी चलेगी, तो फिर देश फिर तालिबान बनता है, फिर वो देश अफगानिस्तान बनता है। हमारे जो हेडगेवार साहब के वंश से निकले हुए जो हमारी ये राजनीतिक विरासत है, इसको आज लोग हिंदू तालिबान कहने लगे हैं। और हम आज हमारा पूरा भारतवर्ष जो बहुत संभावनाओं का देश है, जिसमें बहुत क्षमताएं हैं और वाकई इसमें विश्वगुरु बनने की क्षमता है, आज ये देश ऐसी ताकतों की गिरफ्त में है, शिकंजे में है, मुझे ये कहने में कोई अर्ज नहीं। और हम ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीजें उठा के ला रहे हैं। योगी जी, गोवंश कहाँ है? गाय तो जब आपने पहले पाबंदी लगाई तो लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है। हमारे पहाड़ में तो गाय पालते ही नहीं है, सीधे भैंस, दूध के लिए भैंस लाते हैं। और जिस तरह से जब पिछले चुनाव के दौरान मैंने गांवों का दौरा किया था तो मैंने लोगों गांव आवारा पशुओं ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया, वहां भी मैदानों में भी अब लोग गाय गोवंश से डरने लगे हैं। भाई ठीक है, इसको पालेंगे तो क्या हो। उसका जो हालत हो रही है, मैंने कुआए के, पीलीभीत के बहुत सारे गौशालों के मैंने लाइव कराए थे, और वहां जिस तरह भाई वैसा ने बताया था हरिशंकर जी ने कि वहां जिस तरह गोवंश का अंत हो रहा है, शायद आपने बताया था कि किस तरह तड़प तड़प के गायें मर रही हैं वहां पर। आपने एक विभाग बना दिया, अभी उत्तराखंड में तो एक अलग विभाग बना हुआ है जिसको गायों की सेवा करनी है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, जो गाय का विभाग ही है, यहाँ पर बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी है वो गायों को, अपनी गायों को बांध करके, गाय और बैल को बांध करके, उनके पैर बांध करके छूट दे रहा सड़क पर ताकि वो गिर जाए, मर जाए। ये स्थिति आ गई है। तो गो रक्षा के नाम पर आप, मेरा मन एक पशु गाय के भी दुश्मन हुए हैं, इन गाय से भी दुश्मनी निभाई है। और ताजा जो घोषणा की बात है, तो ब्रज क्षेत्र में तो भाजपा का स्थिति मुझे ठीक, जो पिछले सर्वे कुछ देख रहा था तो वहां तो इनकी ठीक ठाक स्थिति दिख रही थी। अब वहां पता नहीं इनको क्यों पंगा लेने की सूझी है योगी जी को। ये तो उनके लिए नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि भाई वोटर तो वोट तो वो भी देखे, उसको भी तो एहसास होगा इन सब चीजों से, कहीं ना कहीं से। आप जबरदस्ती ऐसे ऐसे आप सन की निर्णय
थोपोगे, अजीब अजीब फैसले करोगे तो उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा, और वो हिंदू ही होंगे जो आपसे नाराज होंगे। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक में इनको पता नहीं क्या परेशानी है। वो मेरे ख्याल से येदियुरप्पा साहब तो उनका तो आपने युग समाप्त कर दिया है, और वैसे भी वहां पर लूटी हुई सरकार है, और आपको भाजपा के लिए संभावना बनानी है तो ये हिंदू एजेंडा आपको आप स्ट्रांग बनाने के लिए वहां पर आपने ये नया फरमान जारी किया होगा। तो ये पता नहीं इनके दिमाग में ये देश इतने संकट में है, तमाम आपदाओं से घिरा हुआ है। अभी अभी इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे बड़े बड़े नए नए चैलेंज आ रहे हैं। तालिबान का जो नया डेवलपमेंट है उसके लिए उसकी वजह से नए नए समीकरण तैयार हो गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। आपने उनको अपने भाई बंधुओं को समृद्ध कर दिया, बाकी देश को अपने बर्बाद करके रख दिया है। हर फ्रंट पे देश बेचने की स्थिति में आप आ गए हैं। देश बेच देंगे, उसका सारा ढांचा बेच देंगे, देश बना रहे हो, देश चूंकि हमें इसलिए हम जिंदा रहेंगे। अजीब अजीब सी स्थितियां आपने क्रिएट कर दी, और इन परिस्थितियों में आपको ये सब खुरापातें सूझ रही हैं। तो इन खुरापातों से देश का भला होने वाला नहीं है। और जो आपने ये जो एजेंडे ला रहे हैं ना, कम्युनल एजेंडे, उसका नतीजा देखिए, अब चूड़ी वाला ठेले वाले सबको लोग पीटने लगे। क्या स्थिति आ गई है? आपने घर घर तालिबान तैयार कर दिया है। जो हिंदू धर्म है, सही कह रहे हैं जयशंकर जी कि ये हिंदू धर्म के प्रति नहीं है, ये 28% लोगों के प्रति से ज्यादा नहीं हो सकते। जो हेगडेवार जी की जो गल्ट है, और वो आपने उनको अपने आप को मान लिया कि हम हिंदुओं के झंडाबरदार हम ही हैं। ठीक है साहब, आप चुनाव जीते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यार मत करिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। नहीं है, आप नहीं डिजर्व करते हिंदू के प्रति, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत व्यापक है। हिंदू धर्म में जो की व्याख्या लोगों को पता नहीं क्या क्या व्याख्याएं करते रहते हैं। इनकी धार्मिक व्याख्या सुन करके अपने आप तरह साथिकार कहा ये हमारे धर्म के ऐसे किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इनके जो अदूरदर्शी निर्णय हैं, जो ये अजीब से सनकी से फैसले हैं, इन फैसलों से देश का भला नहीं होने वाला है। इनको लग रहा है कि इनको चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा। फिलहाल बहुत ही फायदा देने वाले मुझे फैसले दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी कोशिश यही है। इस समय लोग बड़ी अजीब स्थिति में आ गए हैं, तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश हार जाएंगे, तो इसलिए अजीब अनाप शनाप कदम उठा रहे हैं। उसी कड़ी में इनका एक कदम है, और मुझे यकीन है कि इसका इनको कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जी राजीव। तो यकीन है कि दिनेश जुयाल जी को कि इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन क्या चीज का फायदा, किस पर हम चर्चा कर रहे हैं? चर्चा ये कर रहे हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पधारे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो कहा है, क्या कुछ कहा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा में हम पहले से ऐसा सुनते आए हैं, लोग ऐसी डिमांड रही है कि यहाँ मांस मदिरा बेचने वाले जो लोग हैं, मतलब कि मांस और शराब बेचने पर बैन लगा दिया जाए। आइए जरा एक बार फिर से सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे आएंगे अमलेंदु जी आपके पास। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस फरमान को जारी करते वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि मांस और शराब बेचने वाले लोग दूध बेचें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो यहाँ पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहां पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया, और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना इसका बना सके, उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो सुना आपने अमलेंदु जी,
ट्रेनिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए उन लोगों की जो लोग बेच रहे हैं, और इस पे बैन तो कर ही रहे हैं। और उस द्वापर युग के क्षणों को जब याद करेंगे, देखेंगे, तो वह बहुत ही अद्भुत पल होगा। बहुत अच्छी बात है, सीएम साहब को एक अलग ढंग का मथुरा दिखाई दे रहा है झलकियों में, लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा, ये हम समझने की कोशिश यहां कर रहे हैं। एक ओपनिंग कमेंट आपका भी चाहूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके व्यवसाय की जो बात है, उस व्यवसाय को तो किनारे रखिए, इसके तहत जो राजनीति चल रही है उसको यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए राजीव, ये तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, प्रातः स्मरणीय आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, उनको अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है। और अगर वो ट्रेनिंग और काउंसलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा नहीं है उनकी राजनीति के लिए भी और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए भी। तो पहले तो उनको जो है इसका शुद्ध हिंदी जो है वो निकाल के लाना चाहिए ट्रेनिंग और काउंसलिंग का। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी जो है इन शब्दों का हिंदी जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वो नाम बदलने में बहुत माहिर भी है, नाम बदल भी देते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो जाता है, जाने क्या 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 हो जाता है, तो ये जरूर करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है राजीव जी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से भारत में बीफ का निर्यात बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। और भारत दुनिया का 5वां वो सबसे बड़ा देश है जो बीफ निर्यात करता है, 5वें नंबर पे। ये जो है, ये जो यूएन का जो संगठन है AFO, खाद्य और क्या संगठन है, उसका आंकड़ा है कि मतलब 2017-18 में सबसे बड़ा जो निर्यातक देश था वो भारत था बीफ का। तो अगर हिंदुत्ववादी सरकार आने के बाद बीफ का मतलब जानवरों की कटाई रुक गई है और गौ माता की बहुत सेवा हो रही है, तो ये बीफ का निर्यात को कहाँ से रहा है, ये बीफ कहाँ से आ रहा है? तो ये मुझे चाहिए। मीडिया पे एक लिस्ट वायरल हो रही थी, 33-34 लोग एक्सपोर्टर हैं बीफ के, तो उनमें मोस्टली जो थे वो सब हिंदू और जैन थे, जो लिस्ट वायरल हो रही है। और उसका अभी तक कोई खंडन भी नहीं आया है किसी तरफ से कि ये लिस्ट जो है वो वायरल है या फेक, ऐसा भी नहीं आया है। तो ये कौन लोग कारोबार कर रहे हैं, इस पर भी मुझे लगता है कि योगी जी को चर्चा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, जब वो दूध बेचने की बात कर रहे हैं तो WHO की चेतावनी है कि भारत में जो 68% दूध जो है वो नकली बिक रहा है। तो ये दूध कौन सा बेचा जाएगा, योगी जी कृपया ये भी बताने का कष्ट करें, ये असली दूध होगा कि नकली दूध होगा, क्योंकि 68% तो भारत में नकली दूध है, क्योंकि जितनी खपत है भारत में उतने दूध का उत्पादन ही नहीं है। तो दूध जो बिक रहा है वो नकली है, तो उसमें कौन सा असली दूध है, कौन सा नकली दूध है, इस पर बात करनी चाहिए। गौवंश की रक्षा हो, बहुत अच्छी बात है, गाय का सम्मान हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान का क्या हो ये भी बताएं योगी जी, क्योंकि ये जो गौवंश बढ़ रहा है और जो गाय जो खेतों में घूम रही हैं, तो किसान का बड़ा नुकसान कर रही है, जो छुट्टा गाय घूम रही है, जिसकी जो है रक्षा करने के लिए जो है अब तमाम रुपया खर्च किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा जो है असली मुद्दों पर भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि योगी जी जो है चर्चा कर रहे हैं, गाय की, गौमांस की, मदिरा की, सब पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इस पे चर्चा करनी चाहिए उनको, क्योंकि उनका उस पर एकाधिकार है चर्चा करने का, उनको करनी चाहिए चर्चा। लेकिन उसके साथ साथ इन मसलों पर भी चर्चा जो है योगी जी को अवश्य करनी चाहिए कि वो किस तरीके से इस पर जो है काम किया जाएगा। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ विकास किया होता तो विकास की बात करते, कुछ काम किए होते उन कामों की बात करते। अब द्वापर और त्रेता युग की बात कर रहे हैं, मतलब योगी मतलब मोदी जी तो बना रहे हैं न्यू इंडिया, और हमारे योगी जी जो है वो त्रेता युग और द्वापर में पहुंच रहे हैं। तो पहले तो ये दोनों आपस में तय कर लेंगे करना क्या है, मतलब द्वापर में जाना है हम लोगों को कि अब 2050 में जाना है। जो अमृत महोत्सव का जो है वो दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी लक्ष्य कि 2050 तक देश ऐसा होगा और वैसा होगा, तो अब पहले मोदी जी योगी जी को समझाएं कि क्या करना है, योगी जी मोदी जी को समझाएं, देश तो समझ लेगा फिर जब ये दोनों आपस में समझ लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपस में पहले चर्चा कर लें कि देश को जाना कहाँ है, 2050 में जाना है कि द्वापर युग में जाना है कि त्रेता युग में जाना है।
और फिर द्वापर और त्रेता की जब बात होगी तो बहुत सी सारी बातें होगी। और अभी एक सर्वे आया पिछले दिनों, उसमें बताया गया कि 71% भारतीय जो है वो मांस खाते हैं। तो 71% जो भारतीय मांस खाते हैं, 71% मुसलमान और ईसाई तो है नहीं। अगर इन दोनों की संख्या भी जोड़ दी जाए और 71% में से मतलब उनको कम कर दिया जाए तो 14% कम कर दिए जाए, जो अल्पसंख्यक हैं 14% उनको कम कर दिया जाए, तो ये जो 58-57% लोग हैं ये तो हिंदू व्यक्ति हैं जो मांस खा रहे हैं। तो इस पर भी कुछ चर्चा कर ली जाए कि मांस खाना है कि नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे चर्चा हो अच्छी तरीके से। और गोवा में जो है वो बाकायदा मनोहर पारिकर जो है वो तो सदन में खड़े होकर बोले थे वहां विधानसभा में कि अच्छे हम उसकी करेंगे, प्रबंध करेंगे अच्छे बीफ का। तो ये सब कर लिया जाए भारतीय जनता। आप तो कहते हैं पूरे देश में लागू कर दो बीफ बैन, कानून बनाए, क्या दिक्कत है? मथुरा में ही क्यों रोक लगे? अरुणाचल में क्यों बिकना चाहिए बीफ, वहां भी रोक लगाइए। केरल में क्यों बिकना चाहिए, वहां भी रोक लगाइए। सब जगह रोक लगनी चाहिए, केवल मथुरा में क्यों रोकनी चाहिए? कहते हैं सब जगह रोक लो, बिल्कुल लगे हो। प्रधानमंत्री बहुत साहसी आदमी है और योगी जी से ज्यादा साहसी है, वे कर भी सकते हैं और करना चाहिए, तब कर लेना चाहिए था। अब जब सरकार जाने को है और पता नहीं लौट के आएगी कि नहीं आएगी, तब अगर योगी जी को जो मांस और मदिरा अगर समझ में आ रही है, याद आ रही है, तो भाई ये सवाल भी कर लेना चाहिए, महाराज आप 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? 4.5 साल तक यानी आप बिकवा रहे थे मांस और मदिरा, तो 4.5 तक वो आपके राज्य में मांस मदिरा बिकती थी, मथुरा में वो ठीक थी। और अब 6 महीना जब चुनाव का रह गया, जब कोई भरोसा नहीं है कि आप लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, तब वो सही हो जाएगा, आप उसको रोक देंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, जो समाज है उसके अंदर से नहीं आनी चाहिए। सवाल निश्चित तौर पर खड़े होने चाहिए कि ये 4.5 साल तक आपका एजेंडा क्या था? 4.5 साल तक जो था ये क्यों वहां मांस मदिरा बिकती रही? योगी जी इसका भी जवाब दीजिए। राजीव सीधी ये है, हम लोग थोड़ा सा भटक जरूर रहे हैं, लेकिन चर्चा जो है वो इस सियासत पर हम कर रहे हैं कि आखिर मांस और मदिरा का पर जो बैन लगाने की बात कही गई है, खासकर मथुरा से, ये मथुरा क्या सिर्फ मथुरा में ही होगा ये बैन का कारोबार? जो बैन का कारोबार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें बैन की बातें हम लोग सुनेंगे कि यहाँ ये प्रतिबंध लगाया गया, वहां वो प्रतिबंध लगाया गया, और ये सब हिंदू भावनाओं को, जहां हिंदुत्व की राजनीति करनी हो वहां हिंदू भावनाओं को साधने की कोशिश होती रहेगी। ये तो साफ यहां दिखाई दे रहा है। जैसे जयशंकर जी शुरुआत में कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार, उनके कारोबार के ऊपर जिस प्रकार प्रहार किया जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है, अल्पसंख्यक हो या दलित हो उनके ऊपर। लेकिन कुछ आंकड़ों की बात अभी कर रहे थे अमलेंदु जी, तो कुछ आंकड़ों के साथ में और कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने यह पेश करना चाहता हूं कि भारत इस कारोबार में, अगर बीफ की बात करें, बफेलो बीफ का मतलब बफेलो मीट से है, उसका अगर हम जिक्र करें तो भारत 5वें नहीं 4थे स्थान पर है दुनिया में। 2020-21 में भी हैं, 2020 के आंकड़े के आधार पर भारत जो है वो 4थे स्थान पर है। पहले नंबर पर ऑफ कोर्स ब्राजील है, उसके बाद अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और 4थे नंबर पर भारत है, जहां सबसे ज्यादा, जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है बीफ। 4था नंबर दुनिया में अपने आप में 70 कंट्रीज में, 70 देशों में 4थे नंबर पर आना, आप कहीं और रहें ना रहें लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने में 4थे नंबर पर हैं, तो ये आपके लिए एक मुकाम है, आप हासिल कर चुके हैं उसी देश में जिस देश में कहा जाता है कि नहीं, यहां पर बीफ का कारोबार करने वाले जो हैं उनके साथ उनके साथ क्या क्या होता रहा है पिछले 7 साल 7.5 साल में आप लोगों ने देखा है। दूसरी बात और बताऊं, जिस मथुरा और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे वो प्रदेश नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में, और फॉलोड बाय उसके बाद पंजाब आता है और महाराष्ट्र है। तो नंबर 1 आज की तारीख में भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में। तो ये 2 तथ्य हैं, पहला तथ्य कि भारत 4थे नंबर पे, दूसरा तथ्य कि उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे आज भी बना हुआ है। तो अब आगे यहां इस विषय में और कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू हैं, ये भी बता दें। तो ये 3 तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बीफ के कारोबारी कौन लोग हैं, बीफ सबसे ज्यादा किस स्टेट से एक्सपोर्ट होता है, और बीफ एक्सपोर्ट करने में हमारा देश कहां है। ये तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। एक बार दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर जयशंकर जी आपके पास। दिनेश जी, हम ये चुनाव में जो मुद्दे देखते रहे हैं अलग अलग ढंग से,
और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हम सब जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि आने वाले समय में अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा और गर्मा गर्म चर्चा होगी, जब गर्मा गर्म पेट्रोल छिड़के जाएंगे और तीलियां चिंगारियां जो हैं वो इधर उधर जलती हुई दिखाई देंगी, तो आग कहां 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 हम देखेंगे आप सब हम जान रहे हैं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2017 का चुनाव हम लोगों ने देखा, जहां कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक क्या कुछ नहीं रहा, क्या कुछ नहीं हुआ, वो सब हम लोगों ने देखा है। अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ही एक मैं देख रहा हूं कि बहुत संजीदगी के साथ बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मोल्ड करने की कोशिश हो रही है। आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि देखिए ये मथुरा, अभी जो मैं कह रहा था कि ये मथुरा की बात नहीं है, या मथुरा में एक तो ये प्रयोग है, होता यह है कि एक छोटा सा प्रयोग एक जगह करिए, उसको धीरे धीरे विस्तार दीजिए। ये विस्तार का कार्यक्रम शुरू होगा जैसे जैसे वैसे वैसे हिंदुत्व के एजेंडे पर उसका जो उसके लिए जो पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, वो पिच तैयार करने की कोशिश अब की शुरुआत हो चुकी है। 5 महीने में चुनाव है। चुनाव से पहले आरएसएस के एजेंडे की बात भी आप अभी कर भी रहे थे। आरएसएस का ये यहां साफ आप लोग इसी कार्यक्रम में कई बार आप लोगों ने इस चर्चा को किया भी, इस बात पर चर्चा की आप लोगों ने कि अब वहां पर आरएसएस के एजेंडे को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश होगी चुनाव में। ओवरऑल क्या आपको लगता है कि ये एक अलग तरह की रणनीति, क्योंकि पिछले चुनाव में अयोध्या का एक मसला था, अब अयोध्या के मसले में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर जब बन के सामने आएगा वो उसकी बात तो होगी, लेकिन अब नई रणनीति क्या ऐसे ही कि ये बैन करो, यहां ये बदल डालो, नाम बदलो, कुछ और पे प्रतिबंध लगाओ, कुछ और करो, इस ढंग की सियासत हम देखने के लिए अब तैयार रहें? जी, ये तो जो योगी जी ने किया, द्वापर को याद किया और मथुरा की बात की, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उससे जो उनका टारगेट है वो हिट नहीं हो रहा है। मथुरा और वृंदावन में ऐसे भी मांस का कारोबार ज्यादा नहीं है और सराउंडिंग में है, और वहां पर जो है भी उसमें हिंदू लोगों का लोग ज्यादा है, तो वो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होने वाला है लोगों में। और ये हास्यास्पद बात, जैसे हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई कहाँ से लाओगे दूध, दूध तो है ही नहीं आपके पास, तो ये इसका बेतुका बयान है, तो उनको दिमागी दिवालियापन का वो है, एक मुजाहरा है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये इनका जो अभी और चीजें आ सकती हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजगर मजगर एक हो चुका है। किसान आंदोलन ने वहां पर बड़ी ऐसी स्थिति बना दी है कि मुसलमान और जो है जाट गुर्जर एक पंचायत में बैठ रहे हैं, अपने मसलों को डिस्कस कर रहे हैं और वो गले मिल रहे हैं। पुराने जो मुजफ्फरनगर कांड के बाद जो चीजें हुई उनके लिए एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। ये भाजपा के लिए डिस्टर्ब करने वाली चीज होगी, और भाजपा की जीत यहीं से निकलती है जब इनमें डिवीजन होगा। जो धार्मिक पॉइंट काशी मथुरा ये सब जो है, इनको लेकर ये हो सकता है कि नई पहल और कुछ करेंगे योगी जी, कुछ गोरखधाम में कुछ नई पहल करेंगे, तो यकीनन ये धार्मिक एजेंडे को इनके लाएंगे। राम मंदिर का तो मुझे लगता है वो मुद्दा भी अब पिट सा गया है, उससे कोई बहुत कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बहुत दिया जला लिया, सब कुछ कर लिया, और राम मंदिर अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि इम्पैक्ट डालने वाला इश्यू नहीं रह गया। इतने सालों से आपने कर पिट गया मुद्दा, कई सालों से आप कई बार आजमा लिया आपने, और अब बन ही रहा है राम मंदिर, तो हो गया जो होना था। लेकिन आगे इस तरह की चीजें होंगी जहां पर दूसरे के सेंटिमेंट्स जो घनघोर हिंदू हैं, जो मतलब अपने आपको कट्टर हिंदू कहते हैं, उनकी भावनाएं भड़केंगी, जो कट्टर मुसलमान है उनकी भावनाएं भड़केंगी, उसके जतन होंगे। योगी जी का चेहरा इसके लिए बिल्कुल फिट है, इसलिए अपने मोर्चे पर उनको भाजपा ने कायम रखा, लगे रही है। अब कोशिश तो बहुत की उनको किनारे करने की, लेकिन वो मुझे आवाज नहीं पहुंच रही है।
जी आ रही है, लेकिन वीडियो आपका अचानक स्टिल हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बातें फिर से हम आप तक आएंगे। अभी सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जयशंकर जी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध प्रदेश रहा है। बहुत कुछ है सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर। हिंदुओं और मुसलमानों की जिस गंगा जमुनी तहजीब की बातें वहां होती हैं, उसकी असल तस्वीर हम वहां देखते रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जिस तरह के फैसले ले रही है, उसमें यह ऐतिहासिक विरासत कैसे बच पाएगी? क्या लोगों को, मैं थोड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का एहसास है कि बीजेपी क्या खेल खेल रही है? नहीं, बिल्कुल एहसास तो है ही है, लोगों को पता है। और जैसा दिनेश कह रहे हैं ना कि ये बहुत कारगर नहीं होने वाला है, ये बात भी सामने दिख रही है, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है। देखिए, ये मतलब आप जो करना चाहते हैं, एक सबसे बड़ी विफलता इनकी ये हो रही है कि जो दूसरा पक्ष है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो दूसरा पक्ष रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। इनको नहीं लेना देना है कि आप मांस खाइएगा कि मदिरा पीजिएगा कि क्या कीजिएगा। हम तो कह रहे हैं, हम लेंदू कह रहे थे ना, सही कह रहे थे भाई। आप मोदी जी की सरकार है, तकरीबन ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, बड़े राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो आप एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना दीजिए, सीधी सी बात है, खत्म कर दीजिए। हाँ भाई, नहीं गोमांस देश है, ये हमारा हिंदुओं का देश है, या राम शिव कृष्ण का देश है, और हम बौद्ध का है, जैन का है, जो भी है, अब यही लोग हैं, इनके आधार पे चलेगा ये देश। तो यहाँ पे गोमांस नहीं बिकेगा अब, या बीफ नहीं सप्लाई होगी, बीफ पर बैन लगा दिया जाता है। ऐसे प्रस्ताव संसद में लाइए, कानून बना दीजिए, खत्म कर दीजिए। फिर रोज रोज उसको झगड़े, लेकिन चूंकि आपका मकसद नहीं है ना, मैं बार बार जिस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि मकसद आपका नफरत का माहौल तैयार करना है। अब आप देखिए, जैसे आपको गाय माता से प्रेम है, उसी तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, खासतौर से मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग सुअर से नफरत करते हैं। कभी आज तक किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से एक प्रस्ताव या कभी ये डिमांड आई है क्या कि साहब हमारे मस्जिद के आसपास जो है सुअर का कटना बंद कर दीजिए? तो इस तरह की बात तो नहीं आई, कभी उन्होंने तो नहीं किया है। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए कि मथुरा में बैन हो सकता है, तो भाई केरल में क्यों नहीं हो सकता है यार? अरुणाचल में भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? और अगर फूड हैबिट का करके कह रहे हैं कि साहब केरल के लोगों की फूड हैबिट है, या गोवा के लोगों की फूड हैबिट है, या उत्तर भारत, उत्तर पूर्व के राज्यों की लोगों की फूड हैबिट है, उसको देखते हुए हम वहां अनुमति दे रहे हैं, तो मथुरा में जिसकी फूड हैबिट है उसका क्या करेंगे आप? काशी में, अयोध्या में, इलाहाबाद में जो भी है, तो आप उनके लिए, उनका भी तो एक फूड हैबिट है ना। दरअसल ये है, देखिए, ये सीधी सीधी फासिज्म वाला जो है सिस्टम है कि हम जो चाहेंगे वही आप पहनेंगे, हम जो चाहेंगे वही आप खाएंगे, हम जो चाहेंगे वही आप बोलेंगे, हम जो चाहेंगे, मतलब हमारी जो इच्छा है वही आपके लिए आचार है। आचार विचार जो है वो हम जो तय करेंगे वही आपको करना होगा। ये उनका एक सोच है, उस सोच के हिसाब से लोग उसी सोच पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे बार बार बात आपने भी कहा, जैसे 4% ये चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है बीफ एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्टर्स अधिक से अधिक लोग हिंदू ही हैं। हाँ, मुझे याद आता है कि 1980 के दशक में, मेरे ख्याल से 1980 के ही आसपास शायद रहा हो, एक जैन शुद्ध वनस्पति कांड हुआ था, नहीं बीफ टैलो कांड हुआ था, बीफ टैलो। उसमें जो मुख्य कंपनी जो थी वो जैन शुद्ध वनस्पति थी, जो पकड़ी गई थी, जिसके यहाँ पता लगा कि था वो बीफ टैलो से वो बनाते हैं, वनस्पति ही बनाते हैं। तो ये बात उस समय भी आई थी सामने। उसके बाद लगातार, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिक्कत कहां से आ रही है? दिक्कत यही आ रही है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि साहब वो दूसरा पक्ष रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो ऐसी जैसे लोग तैयार खड़े हैं कि वो आएंगे और आग में घी डालने का काम शुरू करेंगे। कुछ आप कुछ इधर से बोलेंगे, कुछ उनका और बयान आएगा, और फिर शुरू हो जाएगा नफरत का बाजार। फिर हमारे जो ढिढोरची लोग हैं ना, प्राइम टाइम लेकर के जो बैठते हैं लोग, तो वो शुरू हो जाएंगे। उनके लिए कोरोना, उनके लिए बेरोजगारी। भाई, आप वैकल्पिक रोजगार देने की बात कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया यार? रोजगार है कहाँ आपके पास? कितने लोगों को नौकरियां दिया? ये इसी का एक डाटा बना कर दे दीजिए ना, बता दीजिए। जो कागजों में जो है वो सब छोड़िए, जो रियल स्थिति है, जो वास्तविक धरातल पे है, अभी
वो अमलेंदु समझा रहे थे ना कि क्या क्या अंग्रेजी बोल रहे थे, शब्द बोल रहे थे। मुझे लगता है कि वो तमन्ना शब्द भी उन्होंने कहा कि मथुरा के लोगों के तमन्ना है, तो तमन्ना तो उर्दू शब्द है भाई। और आप तो गोरखपुर में उर्दू बाजार को हटा करके उसका नाम बदल के हिंदी बाजार रख रहे हैं। मतलब कमाल है, कमाल है कि मतलब उर्दू बाजार जो रहा है वहां कभी कैंट एरिया रहा होगा, उसको भी उर्दू नाम दिया जाता रहा होगा, तो उसको आपने हिंदी बाजार बना दिया और बोलते तमन्ना समझा रहे हैं। पहले आप हिंदी बोलना ही सीख लो यार, कम से कम तो आप उर्दू का इस्तेमाल मत करो, अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो। तो खैर ये सब बातें मतलब हंसी मजाक की नहीं है, ये सुनियोजित साजिश है। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। छिटपुट घटनाएं कभी मध्य प्रदेश में हो जाएंगी, कभी राजस्थान में हो जाएंगी, कभी ये उत्तर प्रदेश में, कभी कर्नाटका में, कभी कहीं हो जाएंगी। इस तरह का होता रहेगा। होते होते चलते चलते फिर अपना वो कहेंगे कि साहब देखो हम जो चाहते थे वही हम करने जा रहे हैं। तो बेसिक वही है जो तालिबान वहां कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि साहब आप मुर्गा पहन के ही चलिएगा, औरतें जो है वो उससे उनका तन नहीं दिखना नहीं चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, ये कपड़े पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, जींस आप नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उसी तरह के फतवा जारी होंगे तो आप लोग भी जारी करते रहिए भाई कि हाँ अब ये कपड़ा मत पहनिएगा, अब ये मत करिएगा, ये मत सिनेमा मत देखिएगा, ये वहां होता है ना। तो उसी तरह का जो कट्टर पंथ जब हावी होगा तो जाहिर सी बात है नाम कोई भी हो तालिबान खड़ा होगा। तालिबान नाम कोई जरूरी नहीं है, कहीं लश्कर तैयबा हो जाएगा, कहीं कुछ और हो जाएगा, कहीं बजरंग दल हो जाएगा, कहीं विश्व हिंदू परिषद हो जाएगा, कहीं कुछ और हिंदू सेना हो जाएगी। मतलब इस तरह का इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से यही बात है, चुनाव के हिसाब से जैसा हो रहा ठीक कह रहे थे कि भाई 4.5 साल तो अब तो याद नहीं आया था कि मथुरा में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, काशी में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कहीं और बैन होना चाहिए नहीं। जब चुनाव आता है तभी आपको इस तरह के इश्यूज आते हैं, सामने याद आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में है, आप मान ले रहे हैं कि हमने 4.5 साल में कोई काम किया ही नहीं है जिसको हम बता सकें। भाई सीधी सी बात आप बताइए ना, आप कहिए कि हाँ साहब देखो हमने 4.5 साल में इतना इतना ये काम किया है और अब अगली बार आएंगे तो हमारे एजेंडे में है, हम इसी तरह से काम करेंगे। आप फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो हाँ द्वापर युग बना दीजिए। नोएडा में आप कह रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे तो फिल्म सिटी में क्या होगा, आधुनिक सुविधाएं लगे कि नहीं, अत्याधुनिक लगेगा कि नहीं। तो मुख्य रूप से वही है। देखिए सोच तो एक साफ है, उसमें कुछ भी कहीं बोल जाएंगे लोग, कहीं कुछ भी कर देंगे लोग, कहीं कोई नियम बना देंगे, कहीं कोई कानून बना लेंगे। क्योंकि सरकार आपके पास है, बहुमत आपके पास है और अब विपक्ष जो है लकवा मार है, उसके लिए कोई ये इसलिए जो है, और जो समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं चीजों को समझ रहे हैं, वो चुप हो जाते हैं। ठीक है यार करने दो, अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा, देश इतना बड़ा है, संस्कृति समाज हमारा इतना बड़ा है कि इनकी चलने वाली नहीं है, खारिज हो जाए। लेकिन धीरे धीरे झगड़े की माहौल, तो झगड़े का माहौल या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए नफरत का माहौल बनाने में तो लग ही गए हैं ना। अब इसका नतीजा क्या होगा हम इस सोच करके डर जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए दोनों पक्षों में इसी तरह की बातें होती रही तो कौन किसको पहचानेगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। अब जैसे आज मैंने किसी दलित बौद्धिक का देख रहा था मैं बयान कहीं पे कि भाई दलित जो है, मतलब चलो मुसलमान अपना नाम बदल करके हिंदू का नाम रख करके अगर मसाला डोसा या इडली बेच रहा है, तो ऐसे बहुत सारे दलित हैं जो दलित नाम बदल करके कुछ और नाम रख करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। क्योंकि अगर मालूम हो जाएगा कि वो दुकान जो है वो होटल या कुछ और जो है वो दलित का है, तो आप खाना नहीं खाएंगे, वहां जाएंगे नहीं, आप उसका धंधा चौपट करना शुरू कर देंगे। तो कहां तक जाएंगे आप, जो सीढ़ियां आपकी हैं। और देखिए माफ कीजिएगा 28% आप नहीं है, आप 4-5% से आगे भी नहीं है। 4-5% में भी भाई उसमें भी सारे लोगों का ठेका आपके पास नहीं है। लेकिन चूंकि आप बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ करके बातें कर रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि साहब आप ही उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का समाज का प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सवर्ण समाज जो है, सवर्ण समाज अगर मान लीजिए 22 या 25 या 28% भी मान लो आप, तो सवर्ण समाज में भी हमारे जैसे लोग भी, हम हिंदू भी है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं देश में, बहुत सारा सबका ऐसा राजू वास्तव भी। तो जरूरी नहीं कि हम आपके उसी एजेंडे में सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन यह है कि ऐसे लोग बोलते कम है। और जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन सड़क पर निकल करके आपका प्रतिवाद या प्रतिरोध करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन फिर आपकी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। और वो दिन आने वाला है, जिस ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से अपने एजेंडे को लेकर के आप आगे चल रहे हैं, आप साफ साफ कह दीजिए भाई कि हम सरकार बनाएंगे तो हम ये काम करेंगे। आपने कभी नहीं कहा। आपका पूरा जो चुनाव घोषणा पत्र रहा होगा
घोषणा पत्र तो आप जारी भी नहीं करते, अब तो आप संकल्प पत्र कुछ जारी करते हैं। उसमें कभी आपने नहीं कहा था कि मथुरा में हम ये करेंगे या काशी में हम ये करेंगे या इस तरह का फरमान जारी करेंगे, ये करेंगे, ये आपने तो कभी नहीं कहा था। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मैंने वो दिल से मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं मतलब हमारा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहा है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तड़प रही उन्नाव में की गौशाला में तड़प रही गायों को और मर करके पड़ी हुई हैं, जैसे उनका कोई उठाने वाला नहीं है, वहां से हटाने वाला नहीं, तो आप ही के राज्य में हो रहा है योगी जी। जो उन्नाव जिला मेरे ख्याल से लखनऊ से बगल में सटा हुआ जिला है, वहां तक की आपकी सरकार नहीं पहुंच पा रही है और आप मथुरा में जाकर द्वापर युग ला रहे हैं। द्वापर में जो कृष्ण गौएं चराते थे, तो आप अपने गौशाला में जाकर देखो ना क्या कर रहे हैं आप। कृष्ण तो वहां गोपियों की रक्षा करते थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां जाके खड़े हो गए थे। आज उत्तर प्रदेश में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई? कौन सा युग ला रहे हैं, कौन सा युग चला रहे हैं? काम तो आप करेंगे वही कंस और कौरव वाला, अब बात करेंगे द्वापर युग की बात करेंगे। तो ये है, मतलब सीधा सा कहिए कि भाई चुनाव लड़ना है, जीतना हमको है, क्या नहीं भी जितना ठीक हम खरीद लेंगे, फरोख्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर लेंगे, थोड़ी है जो करना हो। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? समाज को लड़ाओ मत यार, समाज को आपस में झगड़े में मत डालो। कुछ अगर करना है, कुछ वाकई आपके मन में है, ठीक है, आपका कोई योजना है तो बताइए कि हम उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए या उत्तर प्रदेश के लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे पास क्या क्या कार्य योजना है, उस पर आगे बढ़िए, वो सब कुछ करिए। लेकिन ये अगर घुमा फिरा करके वही रह जाता आपका ढांचा हर बात, तो मुझे लगता है दिनेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अब लोग समझने लग गए। अब वो अयोध्या और वो नहीं रह गया है। पहले आप कहते थे कि वो जो कलंक का ढांचा है, तो ढांचा उछा तो सब खत्म हो गया, अब तो मंदिर बनने जा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, मंदिर बनने रहा तो अयोध्या में या देश भर में किसी मुसलमान ने उसका उस ढंग से विरोध भी नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि जो इनकी जो कार्य योजना है बहुत सफल हो पाएगी। लेकिन है, उसी में अगर झगड़े बढ़ जाएंगे, अगर कुछ दोनों तरफ से कुछ शुरू हो जाएगा तो फिर तो बिगड़ बात है। तो जी एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा। दिनेश जी, बीच बीच में आपका वीडियो गायब हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार आपसे आपके वीडियो को ठीक करें। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास, क्या आपको लगता है अमलेंदु जी कि बीजेपी आज की तारीख में इस वक्त तक उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी एजेंडा से बाहर भटकती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के पास? क्योंकि 7.5 साल का कार्यकाल केंद्र में और 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बीजेपी गुजर रही है और इनके पास अब आज की तारीख में बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है और किसी नए एजेंडे की तलाश में बीजेपी भटकती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर राजीव जी, बीजेपी बुरी तरीके से भटक रही है। और चूंकि वजह से मैंने पहले भी कहा, चूंकि 4.5 साल तक योगी जी ने कुछ काम तो किया नहीं, ना 7.5 साल में मोदी जी ने कुछ काम किया, सिर्फ जो है वो देश बेचा जा रहा है केंद्र में बैठ करके, और यूपी में जो सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, इसके अलावा और तो कुछ हुआ नहीं है। तो काम करने, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप बताएंगे क्या? आप काम के आधार पर वोट मांग ही नहीं सकते। आप जो है ये नहीं बता सकते कि आपने ये कीट जो कहीं लगाई है उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे। तो जब काम बताने के लिए नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप समाज में विभाजन करना चाहेंगे, और जब समाज में विभाजन करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज जब विभाजित होगा तो ऐसा नहीं कि समाज केवल एक ही आधार पर विभाजित होगा। तो विभाजन होगा तो कई स्तर पर विभाजन होगा, और विभाजन का फायदा जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचे कि उसको हर बार विभाजन का फायदा होगा, तो ऐसा नहीं कि हर बार विभाजन का फायदा होगा। क्योंकि आप विभाजन करेंगे तो दूसरे लोग जब समझ रहे हैं कि आपके पास और कुछ काम करने को है ही नहीं, तो जो 2 या 3% जो आपका कोर वोटर है वो इससे ज्यादा नहीं है। हाफ पेंटिया जो है, जो शाखा में जाता है, वो 2 या 3% से ज्यादा नहीं है। तो आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं, उसको बांधे रख सकते हैं। लेकिन जब इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, इसके रिएक्शन सामने आएंगे, और हिंदू समाज के अंदर से जब सामने आएंगे, तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को उल्टी भी पड़ सकती है। क्योंकि अब लोग सवाल करने लगेंगे ना कि भाई 4.5 साल तक आपने क्या किया? 4.5 साल तक योगी जी जिस तरीके से कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, भयावह तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, और जिस तरीके से लाशियां थी वो बिछी उत्तर प्रदेश में, ये सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। भारत में भले ही इसको जो है इसकी सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हुई हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जबरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग करी है। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है।
अब चूंकि जो है ये भारत, पूरी दुनिया जो है एक वैश्विक गांव है, अब कहीं भी कुछ होगा तो वहां की खबरें अब दब नहीं सकती। आप स्थानीय स्तर पर खबरें दबा सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी वो चीजें घूम फिर करके आ जाती हैं। तो बस सब चीजें सामने आ रही हैं किस तरीके से जो है कोरोना के मामले में ये सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, और इन्हीं मुसीबतों से बचने के लिए जो है दोनों सरकारें जो है, केंद्र की भी और राज्य की भी, दोनों जो है विभाजनकारी एजेंडे पर चल रही हैं। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा राजीव जी की इनके विभाजनकारी एजेंडे का मकसद भी जो है सरकार बनाना तो होता ही है, लेकिन इनके विभाजनकारी एजेंडे का असली मकसद जो है वो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनकी सेवा करना है। क्योंकि आप देखिए जिस एजेंडे को उठा रहे हैं और जिस तरीके से करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में अब राकेश टिकैत इस बात पर भी बार बार ध्यान दिला रहे हैं लोगों का कि आज जो किसान पाल रहा है पशु, ये किसान पशु पालना बंद कर देगा, ये सरकार ले आएगी इस तरीके से कानून बना करके। क्या पशु जो है वो अंबानी और अडानी पालेंगे सब जा करके, और किसान नहीं पाल पाएगा। तो ये सारी तैयारियां उसी तरीके से हो रही हैं, और ये इसके पीछे जो मतलब ये सिर्फ विभाजन का एजेंडा ही नहीं है, इसके पीछे जो है किसी तरीके से ये हो कि किसान जो है वो परेशान हो जाए कि भाई अगर हमने गाय पाल दी तो मालूम पड़ा 10 साल हम पालेंगे, उसके बाद तो ये गाय जो है हमारे ऊपर एक बोझ हो जाएगी, तो गाय पालना बंद करो। तो ये स्थिति हो जाए। और जिस तरीके से अमेरिका में बड़े बड़े जो है फार्म हाउसेस होते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके जो हमारा दूध निकाला जाता है, सब होता है कारोबार, तो वो कारोबार सब यहाँ हो। और जो RCEP जो एक आ रहा था समझौता, जिसपे अभी भारत अलग हो गया, तो इसीलिए हुआ था, किसानों का हित में अलग नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो थे अडानी और अंबानी के हित जो थे वो उससे प्रभावित हुए थे, और चूंकि कारोबार में उनको उतरना है देर सवेर। किसानों की जमीनों पे कब्जा करने के बाद फिर जो पशुधन है उस पर इनको कब्जा करना है, तो इसके लिए आना है। तो इनका एजेंडा असली जो है वो है, ना इनका एजेंडा हिंदुत्व है, ना इनका एजेंडा गाय है, ना इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम है। इनका एजेंडा जो है सिर्फ अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपति उनकी सेवा करना है, और उनकी सेवा करने के लिए समाज को लगातार बांट रहे हैं। इसलिए धर्म के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, ये देश के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, और मानवता के साथ तो विश्वासघात कर ही रहे हैं। इसलिए इनकी जो शुद्ध राजनीति है इससे लोगों को निपटना जरूरी है, और चीजों को समझना चाहिए कि इनका एजेंडा, असली एजेंडा इनका क्या है। इनका कोई एजेंडा हिंदू कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है पूंजीपतियों को गुलाम है, बड़े पूंजीपतियों के, और उन्हीं की सेवा कर रहे हैं राजीव जी। अगर अमलेंदु जी की बात पे गौर फरमाया जाए तो यही बात लगातार विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार खुल करके दो पूंजीपतियों का नाम लेते हैं, जिसमें एक अडानी है और दूसरे अंबानी हैं। और इनकी आवाज आजकल अडानी अंबानी को लेकर के अफगानिस्तान से भी बातें उठना शुरू हो गई हैं। उस पर भी चर्चा कभी करेंगे कि आखिर उनका अडानी अंबानी का क्या स्टेक लगा हुआ है अफगानिस्तान में, और क्यों मोदी सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है तालिबान को लेकर के। खैर वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अभी हम बात यही कर रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, अच्छा है कि अभी आपका वीडियो दिख रहा है, ठीक ठाक आप दिख रहे हैं। आपसे फटाफट मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हम एक रोजगार पैदा करेंगे, दूध बेचेंगे ये लोग, और उससे एक नए तरह का रोजगार भी होगा। इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत अंग्रेजी के कुछ और शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर बहुत अभी चर्चा हो भी गई। लेकिन सवाल यह है कि एक रोजगार को छीन करके दूसरे रोजगार, मतलब एक कहा जाता है ना कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर नहीं जाना चाहिए। यहां एक निश्चित है, एक पुश्तैनी हो सकता है, या अपने मेहनत के दम पे कोई एक रोजगार पैदा करता है, चाहे वो शराब बेचने का रोजगार हो, चाहे वो मांस बेचने का रोजगार हो, और वो कोई इलीगल तो कर नहीं रहा है वो हमेशा। और ये तमाम जितने भी रोजगार हैं ये सरकार से अनुमति के बाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और बिल्कुल लग गया खटाखट अपने धंधे में, वो उस धंधे के लिए भी कुछ ना कुछ अनुमति चाहिए होती है। आप इसको छीन करके दूसरी तरफ आप दूसरे रोजगार की बात कर रहे हैं, दूध बेचना या कुछ और करना। थोड़ा सा मतलब डीपली उसके अंदर जा रहा हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं। और उसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रोजगार का आलम क्या है हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी अमलेंदु जी से एक सवाल मैंने किया था, उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अपने मतलब एजेंडा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, यहां आने वाले चुनाव में एजेंडा क्या रखा जाए उसकी तलाश में इधर उधर भटक रही है? दिनेश जी की आवाज नहीं आ रही है।
दिनेश जी अगर जुड़ेंगे तो फिर दिनेश जी के से इसी सवाल के साथ, लेकिन जयशंकर जी आप सवाल सुन रहे थे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी विदाउट एजेंडा अगले 5 महीने, आज की तारीख में एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास और उसकी तलाश में इधर उधर वो भटकती हुई नजर आ रही है और कुछ से कुछ अनाप शनाप फैसले, अनाप शनाप बयान, अनाप शनाप ऐसी बातें, ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें जो युवा हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, काफी प्रभावित हो रहे हैं? यकीनन ये बात है और देखिए उसमें कहीं छिपा हुआ नहीं है। नहीं, एजेंडा इनका है, बाकायदे एजेंडा तो है, एजेंडा है, एजेंडे के तहत ही काम कर रहे हैं। ये कब क्या है, लेकिन वही है कि चुनाव आया तो सब याद आ गया। आप 4.5 साल आपने कुछ भी नहीं, उस पर चर्चा नहीं, कोई बात नहीं की। लेकिन मैं अभी बड़ी गंभीरता से सोच रहा हूँ, अमरिंदर जी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है कि जिस तरह से ये कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं लोग, अडानी अंबानी या बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, तो ये पशुधन के मामले में भी हो सकता है। बड़े फार्मिंग होगी, पिगरीज के फार्म्स बनते ही हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, जगह जगह हो ही रहा है। या उसी तरह कैटल फार्म, बड़े बड़े फार्म्स होंगे, अपना जमीन रखेंगे लोग, ज्यादा उसके हिसाब से अपना काम करेंगे, भाई अपना एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा बिजनेस चलेगा। उसी में हो सकता है योगी जी के दिमाग में होगा, वहीं पे नौकरी लोगों को रोजगार लगा देंगे, तो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन नहीं, इसमें बहुत यहाँ जो मकसद सॉल्व हो जाए। अब सीधी सी बात है, जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, योगी जी के बयान की चर्चा कर रहे हैं, तो बाकी जो इशूज हैं वो तो गौर होते जाएंगे। अब कोरोना के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। अब आप देखिए कि मानो योगी आदित्यनाथ मथुरा में गए थे, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रोग्राम कर रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से वो जो इलाका है, ब्रज का इलाका, जो उस इलाके में पता नहीं कौन सा बुखार आ गया है जिससे लोग मर रहे हैं। एक बार भी हमारे मुख्यमंत्री को समझ में आया कि उसके बारे में भी कोई चर्चा करें, हम कुछ पता किया उन्होंने उसके बारे में? द्वापर रहे, त्रेता रहे, जो भी रहे, लेकिन जो युग है जो उसमें बीमारी आ रही है, जो लोग मर जा रहे हैं, उसके बारे में तो कहीं चर्चा भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो चूंकि आप इसी में उलझे रहेंगे, गाय में, मांस में, मदिरा में, हिंदू में, मुसलमान में, इसी में उलझे रहेंगे, तो ये जो आपकी विफलताओं का जो स्मारक है जो खड़ा होते जा रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी। रोजगार के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, भाई बिजली, मैं कितनी बार कहता हूं, यह हर बार लगभग कहता हूं कि बिजली के दाम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने कभी न कुछ रुपए बढ़ जाते हैं, सीएनजी पीएनजी सब बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, किसानों को सिंचाई के लिए पानी जो चाहिए उसके लिए उनको निर्भर रहना पड़ता है, बिजली पर रहना पड़ता है, पानी पर रहना पड़ता है, डीजल पर रहना पड़ता है, उनके लिए जिंदगी दुश्वार होती जा रही। और उसमें आप इस तरह का बहस छेड़ करके चाहेंगे कि सब उस तरफ कोई बात ही नहीं करे, सब चर्चा में जुट जाइए कि हाँ साहब मथुरा में ये बनेगा, मथुरा में वो बनेगा, मथुरा में ये नहीं होगा, मथुरा में वो नहीं होगा। अब इस पर हम लोग चर्चा करते रहें, तो दिक्कत यही है कि अपना एक एजेंडा ये लोग उछाल देते हैं, उसी में 2-4-10 दिन लोग उलझे रहते हैं, बात करते रहते हैं, और धीरे धीरे से इनका जो कनफुआ तंत्र है वो फिर अपने ढंग से अब चाहेंगे कि इसी में कोई कुछ बोल जाए, कोई मायावती कुछ बोल जाए, अखिलेश यादव कुछ बोल जाए, ताकि अब इनका कनफुआ तंत्र जो है पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके अपना बताना शुरू कर देगा कि देखो जी मथुरा में योगी जी ने ये कहा, उस पर ही लोगों की राय ये है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये तो इनका ऐसा ही है, और उसके नाम पे ध्रुवीकरण करना शुरू करें। तो इसके कई लक्ष्य हैं, मतलब लक्ष्य जो है, एक तो जैसे मैंने शुरू में पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि जो अल्पसंख्यक समाज जो है जिन परंपरागत धंधों में लगा हुआ है, अगर उस पर हम शोध करना शुरू करें तो वो धंधे धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं, ताकि उसमें लोगों को, मतलब हमारे राज में रहना होगा आपको, तो आपको इसी ढंग से रहना, आपके लिए रोजगार के साधन सीमित होते चले जाएंगे, आप इस पर रहिएगा। तो वो भी एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि इसी बहाने हिंदू मुसलमान का कुछ ध्रुवीकरण हो जाएगा। तीसरा लक्ष्य जो है वो औद्योगिक घरानों को एंट्री करने के लिए कि भाई ठीक है आप छोड़ दीजिए, गाय बैल कौन देखेगा। मतलब आज समझिए जो गाय का जो या भैंस का या बैल का जो अर्थशास्त्र रहा है, पहले होता था ना हमारे गांव में जो खेती होती थी तो बैलों से जुताई होती थी। पहले जिसके पास जितने ज्यादा बैल होते थे उतना वो समृद्ध परिवार माना जाता था। जब लड़की की शादी करने लोग खोजने जाते थे, वर्ग ढूंढने जाते थे, तो देखते थे कि कितने हल की खेती है उसके पास,
उस हिसाब से देखते थे। अब तो कहीं कोई हल का मतलब ही नहीं रह गया, बैल का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब उनकी संख्या क्या होगी? गाय जो बच्चे देगी वो सिर्फ बछिया तो नहीं देगी, बछड़े भी देगी। बछड़े में कुछ एक सारे निकल जाएंगे, बाकी तो बैल निकलते थे, तो उनका क्या होगा? अब वो सब तो उनके लिए पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, पूरा इकोनॉमी खत्म हो गई ना। उसी तरह से मतलब चूंकि उस धंधे में कौन लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, या लगता था कि भाई ठीक है अगर काम का नहीं रहा तो उसको अपना बेच देते थे, अपना कहीं और फंस जाते। अब वो भी नहीं होने वाला है। तो अब उस काम को अंबानी जी करेंगे, अडानी जी करेंगे, अपना बचर हाउस खोल लेंगे, बना करके रखेंगे, वो बगल में दूध भी बेचेंगे, वहां से खारिज हो गई गाय या बैल या भैंस तो उसको ले जाकर के वहां बीफ सप्लाई में लगा देंगे। तो उन पर कोई रोक नहीं होगी, उनसे कोई बात नहीं करनी होगी। जैसे ये किसानों के लिए सेलो बना रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, जगह जगह को, तो उसी तरह का मतलब जैसे अंबानी का ये फिल्म आई थी ना गुरु, हमने देखा था तो उसमें शुरू में ही जो आता है धीरू भाई अंबानी का दिखाई देता है, तो कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब पूरी दुनिया को हम अपने मुट्ठी में करना हमारा मंत्र है, मूल मंत्र है। तो आज अडानी और अंबानी मतलब हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में अडानी जी की उपस्थिति अनिवार्य है, उस क्षेत्र में अंबानी जी की उपस्थिति अनिवार्य है। और अडानी जी चूंकि ज्यादा प्रिय है क्योंकि उन्हीं के जहाज में घूमते रहे हमारे माननीय, तो उनको थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता मिल जाती है, उनको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। इसलिए जो है वो कितने नंबर पर पहले थे और कितने नंबर पे आज आ गए, अंबानी जी के अगल बगल में खड़े होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चल रही हैं। एक तरफ दिमाग में है कि चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि उनको मालूम है विकासवाद के नाम पर चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो हमने कुछ किया नहीं, और जो किया था वो भी जैसे बताते थे लोग कि भाई अखिलेश यादव ने बहुत सारा विकास का काम किया था, लेकिन उस पर उनका गाड़ी चली नहीं, उनकी साइकिल उस पर रुक गई थी। तो धर्म का जो आदमप्रिय चेहरा है, जो विभाजनकारी आपकी राजनीति है, वो कारगर हो सकती है। उसके साथ पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के आर्थिक हित सच सकते हैं, और जनता उसी में भ्रम में पड़ी रहेगी, लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ये मकसद बहुत सारे हैं, उसमें देखिए क्या होता है। जी जी बिल्कुल, देखना होगा क्या होता है। दिनेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे लेना चाहूंगा। बहुत देर से आपसे बहुत सारे सवाल जो हैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन आपसे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। खैर अभी आप हैं जुड़े हुए, और इस वक्त जिस एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, और खासकर अभी उत्तर प्रदेश चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एजेंडा जो है वो अब धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है कि किस ओर चुनाव जाने वाला, बीजेपी किस एजेंडे पर इस चुनाव को लड़ने वाली है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मूलभूत जो परेशानियां हैं, जिसमें एक रोजगार बहुत बड़ा मसला है, उसको अगर देखें तो देखिए हम लोग अभी कल ही देख रहे थे कि कांग्रेस ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 को हैशटैग किया था। आर्टिकल 15 हम जानते हैं कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उस आर्टिकल के तहत हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आर्टिकल्स और संविधान और लोकतंत्र की जब हम बात करें तो नागरिकों का जो अधिकार है, उन अधिकारों में रोजगार भी है, उन अधिकारों में ये भी है कि हम क्या काम करें, कैसे करें, ये हमारी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से अपना रोजगार चुनें, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जो अभी अमलेंदु जी या जयशंकर जी भी बता रहे थे कि एक जो आप थोपने वाली प्रवृत्ति से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहां थोपने वाली बात हो गई कि नहीं जी इसको बंद करो, जो एक अपने यहां प्रोवर्ब बन गया ना तालिबानी फरमान, ये उस टाइप की बातें यहां साफ दिखाई दे रही हैं। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा क्या, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए राजीव जी, पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी ठाकुर अजय सिंह बिष्ट हमको दिखाई देते हैं, कभी हमको महंत अवैधनाथ और चिन्मयानंद जी के शिष्य नजर आते हैं, हिंदू वाहिनी के नेता नजर आते हैं, और इनको खेती, किसान, बैल, गाय, रोजगार, इनका कोई तजुर्बा नहीं है। ये बालपन में ही जोगी बन के चले गए थे वहां गोरखपुर में, और ये पूरे कार्यकाल के दौरान उनका एक ही एजेंडा रहा, धार्मिक एजेंडा। अब नाम बदल, शाहजहांपुर का भी नाम बदल रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है इस देश को, और उसी एजेंडे पर उनके सारे काम हुए हैं। उनको किसी अधिकार से मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान को हमने देख लिया इस राज्य में, मोदी जी के शासन में, दिल्ली में भी देख लिया कि संविधान की हम करते हैं।
हम संविधान को हमने कई बार हाशिए पर रख करके फैसले किए हैं, और मोदी जी को, वो योगी जी को भी उससे कोई मतलब नहीं है। उनका संविधान मनुस्मृति है और उसी हिसाब से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। एक बात उनकी समझ में आ गई है कि जनता, वोटर के पास बहुत सारे इश्यूज हैं और ये इश्यूज प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए वो अब नॉन इश्यू की राजनीति करेंगे। तो अब हम ये नई नॉन इश्यूज उठा रहे हैं, और उनका वही अपना एक कलर है, भगवा कलर, उससे जितने भी इश्यू निकाल पाएंगे वो उनको निकालेंगे। और समझ होती योगी जी को तो दिखाई देता, इतनी गांव के गांव चौपट हैं जो कोरोना काल उनका मैनेजमेंट देख लिया। ये जो फेयर साइकोसिस है कि जो वो मनोविज्ञान है, उसको ये हैंडल कर नहीं पाए, और वही इनका अस्त्र भी है। तो जिस अस्त्र को आप लेके चल रहे हो उसको आप हैंडल नहीं कर, ठीक से चला नहीं पा रहे हो, तो अब इसमें दुर्घटनाएं होंगी, आपको भी चोट लगेगी और बाकी को तो आप काट ही रहे हो। जो गरीब, मजलूम और जो अल्पसंख्यक दलित हैं उन पे प्रहार ज्यादा हो रहे हैं। और देखिए अब वोटर कैसे रिएक्ट करता है। अब ये तो हो गया है इस दौर में कि जो लोग सड़क पे आ भी रहे हैं, जैसे जयशंकर जी करते कि लोगों को सड़क में उतरेंगे तो तब देखें, लेकिन सड़क में उतर रहे हैं ना, किसान इतने लाखों की संख्या में आए, मुसलमान ये, लेकिन इतना निरंकुश शासन हो गया है कि इनको जनता की आवाज, ऐसे तो आएंगे, कहीं हजारों आएंगे, कहीं लाखों आएंगे, लेकिन इन्होंने ये ठान लिया है कि हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। करो प्रतिरोध, हमारे पास गोलियां हैं, हमारे पास जेल है। अब देखिए ना, अमिताभ ठाकुर साहब को किस तरह जेल में बंद कर दिया गया। कहां है कानून? एक पुलिस के रिटायर्ड अफसर के लिए भी कानून नहीं है योगी जी के राज में। तो जो युद्ध नीति है, जो उस युद्ध नीति से परे सारा काम हो रहा है। अगर ये रण है, वोटों का रण है, तो इस वोटों के रण में भी कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। ये एक बिल्कुल अनार्की की स्थिति में हम लोग हैं। देखिए ये कहां हमको ले जाते हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं। अब पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मुझे लगता तो नहीं पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाली है इनको इस बार। जी राजीव जी, होना है, बहुत कुछ देखना बाकी है और बहुत सारी चर्चाएं होंगी आने वाले समय में अलग अलग मुद्दों पर। बहुत सारे साथी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अशरफ आलम लिख रहे हैं कि मीडिया और अंधभक्त जिस तालिबान के नाम पर भारत में गंदे एजेंडा चला रहे थे, उसी तालिबान से सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है। वाह मोदी जी वाह, लिख रहे हैं मोहम्मद अशरफ आलम। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा और आने वाले समय में इसलिए भी रहेगा कि तालिबान के साथ हमारा क्या संबंध होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पिछले दिनों अगर किसी ने भी तालिबान के साथ संबंध की बात अगर की, और हम लोग भी जब चर्चा में कई बार हम लोगों ने भी बात की थी कि तालिबान के साथ आपका क्या संबंध रहने वाला है, इसकी घोषणा आप आज से कर दो। ये सब कुछ सबको पता है कि आप उससे पहले दोहा में मिल चुके हैं, बैठ चुके हैं, बातें कर चुके हैं, और वहां भी आप का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कैसे आगे चले वो सारी बातें आप उनके साथ कर चुके हैं, तो घोषणा कर देते। इसमें आप छुपा कर रखने की कोई बात नहीं थी। खैर, लेकिन आप वो घोषणा तब नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां पर उसको लेकर के भी रोटियां सेकनी है। यानी चाहे तालिबान का मसला हो, चाहे मांस का मसला हो, चाहे मदिरा का मसला हो, चाहे और कोई मामला हो, हर मामले में आप कैसे सियासी गोटियां बैठाएंगे और कैसे रोटी सेकने की कोशिश करेंगे, सियासी रोटी, ये देखना दिलचस्प रहेगा हम लोगों को भी आने वाले समय में। समय खत्म हो चुका है, बहुत समय आप लोगों का ले चुका हूं। हमारे साथ दिनेश जी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, इनका वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत शानदार ढंग से जुड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा और आपके साथ बैठकर चर्चा कर लें, लेकिन समय अब बीत चुका है। आने वाले समय बाद में फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन दिनेश जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ, और जयशंकर जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत खुल करके विचार रखते हैं दिनेश जी, जयशंकर जी और अमलिंदु जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। और बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोग जुड़े रहे। नरेंद्र पाल जी गुड नाइट लिख रहे हैं, आमिर हमजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जाफर जुड़े हुए हैं, आधा भी हूँ खड़ा भी हूँ, इनको केरल के 32,000 केस पर डिबेट करो। अरे भाई साहब, केरल में 32,000 नहीं 30,000 केस
केसेस, 32,000 केसेस पूरे देश में हैं। इस पर डिबेट जरूर करेंगे। वही तो हम अभी बात कर रहे थे भाई कि इस देश में अब कोरोना की बात नहीं करके आप, जबकि कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल है वो 30 सितंबर तक लागू है, उसके बाद आप कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं मथुरा में जाकर के, ये जरा पूछ कर बताइए, ठीक है? तब हम 32,000 केसेस पे जरूर करेंगे। वामपंथी कहें हमें कि कोई पंथी कहें, लेकिन यह है कि हाँ, जागरूक पंथी जरूर हैं हम, और जागरूकता फैलाना हमारा काम है, कर्तव्य है। कृष्णेंदु भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं अंधभक्त पागल ही होते हैं। उसके अलावा सैयद जाफर भी हैं, ग्रेटेस्ट प्रोग्राम यस लिख रहे हैं। कायम खान है, देश के राजा होता राजा के लिए देश नहीं होता, देश का राजा होता है, राजा के लिए देश नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रवीणा खातून है जो कह रहे हैं पीएम बिना कहां मिलाएगा, पर किसान बिना कैसे खाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है कि पीएम के बिना खाना मिल जाएगा, सही, माफ करें, पीएम के बिना खाना मिल जाएगा, लेकिन किसान के बिना कैसे खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसानों की बात, बहुत दुखद है कि किसानों की घटना जो घटी पिछले दिनों, और खासकर हरियाणा के करनाल में, और उसके बाद वहां के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सीएम के बयान हो या डिप्टी सीएम के बयान हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं अपने इस कार्यक्रम के जरिए, और मुझे कोई उसमें संकोच नहीं है, क्योंकि ये एक विचारों का मंच है, और इस विचारों के मंच से जो कुछ भी किसानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, और एसडीएम साहब वहां के आयुष सिन्हा साहब ने जो फरमान वहां पर जारी किया था, उस फरमान की मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि यूपीएससी करने वाले और आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, मुझे नहीं पता। असलम चिश्ती है, कह रहे हैं मैंने आज 2 अंधभक्तों को ब्लॉक कर दिया। राजीव जी बहुत धन्यवाद असलम भाई। और उसके अलावा बड़ी यूनिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासुदेव कुमार जुड़े हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। मेहंदी मलिक, पंजाब कांग्रेस में कल कब खत्म होगी ये पूछ रहे हैं। रूपराम गोगरवाल कह रहे हैं सच पत्रकारों का संग करत करत। फिर उसके अलावा आधा भी हूं, अड़ा भी हूं, खड़ा भी हूं। अरे भैया पूरे खड़े रहिए आप। पूरे देश में 50,000 केस बता रहे हैं, 32,000 सिर्फ केरल में है, तो ठीक कर दीजिए। आप भी इस देश के नागरिक हैं भाई, अड़ा भी हूं, खड़ा भी हूं। आप हैं, खड़े रहिए और ठीक कीजिए ना। ये ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा ये केसेस केरल में है, केरल की सरकार गिरा दो, अपनी सरकार बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। प्रवीणा खातून भी हैं जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद असरफ भी हैं, तो कोबरा गेमिंग करण भी हैं हमारे साथ। तो दोस्तों वामपंथी एक्सपोज्ड लिख रहे हैं, बिल्कुल। भीम राज सिंह हैं, ग्रेट एक्सपर्ट इन दिस प्रोग्राम। राजीव सर प्लीज कीप इट अप। बहुत धन्यवाद भीमराज सिंह जी। फिर सुनैद आलम गुड नाइट लिख रहे हैं तमाम साथियों। प्रशांत मिश्रा जी बहुत देर बाद दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ प्रशांत मिश्रा जी। हसमुद्दीन सलमान गुड नाइट लिख रहे हैं। फिर प्रशांत बीजेपी को वोट दो लिख रहे हैं। प्रवीणा खातून यूपी का सबसे बुरा नयन नाड़ी में लाश, नदी में लाश जियो जोगी। हाँ, नदी में जो लाशें हम लोगों ने देखी लाशें, उसकी बात कर रहे हैं। मोहम्मद सद्दाम भी हैं। तो अब आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।